नमस्कार दर्शकों, आप में से काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि मैं क्या जॉब करता हूँ, कैसे अपना जीवन यापन करता हूँ, है ना, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है। और पिछली वीडियो में इसको बड़े ही अजीब तरीके से पूछा गया है, जो मैंने अभय सिंह के ऊपर अपलोड किया है कि भाई तो तेरा परिचय दे, आईआईटी से हो, कनाडा वनाडा गए हो। तो मुझे नहीं पता भाई कि इन पैरामीटर से आईआईटी, कनाडा, पैकेज और लाइफस्टाइल से मैं अपना परिचय कैसे दूं आपको, है ना। लेकिन मैं थोड़ी बहुत आइडिया के लिए मैं अपने दोस्त की एक वीडियो चला देता हूं। किसी ने सेंड किया था मेरे को, वो कॉलेज में मेरा रूममेट ही था, तो वो मेरे बारे में क्या सोचता है आपको उससे थोड़ी बहुत आइडिया लग जाएगा। और ये पैरामीटर्स मैं उसमें लगा दूं तो बता दूं कि वो करोड़ों का पैकेज है उसका, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड अभी गूगल में मैनेजर और टेक लीड की जॉब कर रहा है, और आईआईटी के बंदे उसके अंदर काम करते हैं। तो आप उसका पर्सपेक्टिव देख लो कि क्या है इस बंदे के बारे में। वो ये कि इसको ये पता था कि करना क्या है। तो काफी सीनियर्स ने हम सभी लोगों को काफी कोडिंग और इन सब चीजों से रूबरू करवाया था। एक बार इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद फिर पवन ने कभी पीछे नहीं देखा और फोड़ता चला गया ये बंदा। तो पवन, इस चीज की बात करेंगे कि उस टाइम क्या था दिमाग में कि भाई मतलब फेसबुक लंदन आना है, या फिर उस टाइम क्या था कि बस थोड़ा सा सीख लेते। भाई उस टाइम तो ये था कि लग जाए कहीं पर भी। ये थोड़ी सोचा था भाई कि मतलब ऐसे कि कहीं बाहर भी जाने का प्लान मिलेगा, इतना इतना नहीं सोचा था शुरू में तो मतलब उस टाइम पे जब मैं अगर देखता हूँ तो उस टाइम पे तो मतलब सिर्फ मेरे को आसपास वालों के साथ देखना था कि भाई मैं मैच हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा। एक तो हम वैसे पीछे से ही आए हुए हैं तो हमें कुछ नहीं आइडिया कि भाई यहाँ क्या है, और एक जब आ गए तो वहां देख रहे हैं कि कल्चर भी डिफरेंट है, लोग भी इतने फोड़ू हैं, तो इतना ज्यादा विजन उस टाइम पे था नहीं। कि उस टाइम पे बस एक ही था कि भाई इन लोगों के साथ पहले मैं मिक्सअप तो कर लूं। यहाँ तो मतलब मिक्सअप ही नहीं हो रहा, पहला लेवल एक लेवल तो पार नहीं हो रहा, विजन बनाने की तो दूर की बात है। तो वो चीज रहती थी कि मतलब वो हसल रहा हमेशा से रहा था कि मतलब किस तरीके से अपने सारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं इनके साथ मतलब प्रॉपरली मिक्सअप हो लिया जाए। तो कुछ अच्छे फ्रेंड्स वगैरह मिले थे जो कभी मेरे को आगे निकलने ही नहीं देते थे। जैसे क्या कहते हैं, सलील था एक मेरा रूममेट ही था, ठीक है, आगे निकलने ही नहीं देते थे। मतलब ये है कि वो भी मेरे साथ का ही था, तो वो भी प्रोग्रामिंग वगैरह करता था, मेरे साथ ही ज्वाइन हुआ था, ठीक है। और फिर हम दोनों साथ साथ करते थे, तो वो सारी चीजें कर लेता था और मैं लगता था कि भाई ये तो क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वैसा वैसा चलता था। तो मतलब वही है कि मतलब रियलिटी चेक लगता है तो अपने आप ही इंसान मतलब करने लग जाता है फिर। और रही बात विदेश जाने की, तो शायद मैं अपने बैच में पहला बच्चा था जो फॉरेन में जॉब करने के लिए निकला था, है ना। तो अब प्रश्न आता है कि क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, है ना। मैं अब ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है ना। लेकिन उस टाइम पे मुझे पता है कि इन चीज़ों से समाज में एक अच्छी वैल्यू मिल जाती है, नाम रुतबा सब चलता है ना। लेकिन उसके आगे भी चीज़ें हैं, जब हम ग्रो करते हैं तो वो तभी समझ में आती है जब आप अपनी समझ पे ध्यान देते हैं, है ना, कि आप वास्तविक वैल्यूज़ पे जी रहे हैं या फिर दिखावे की वैल्यूज़ पे। तो रही बात जॉब की, तो मुझे जॉब छोड़े हुए 4 साल हो चुके हैं और उसी की सेविंग से मेरा जीवन यापन अभी तक चल रहा है। 1 साल बाली का ट्रैवल, 1 साल इंडिया का पूरा ट्रैवल और यूरोप का भी ट्रैवल, सब उसी सेविंग की वजह से हो पाया है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास जॉब ऑफ़र नहीं है। पिछले साल 5-6 लाख रुपए पर महीने की सैलरी का जॉब ऑफ़र था, मैंने चुना ही नहीं, है ना। खुद को खाली रखना, बैग पैकर होके जीवन यापन करना, 22 बच्चे फैमिली होने के बाद भी, तो ये सब सुन के काफ़ी अजीब लगता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं इग्नोरेंट हूँ। सब लोग, जो लोग मुझे जानते हैं, वो इसी नज़रिए से देखते हैं। फैमिली तो हमेशा ही परेशान रहती है, कभी कभी वाइफ भी इन मुद्दों को उठा देती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा मानसिक स्तर कैसे काम करता है, मेरे काम करने का सिद्धांत क्या है, मैं क्यों पैसे कमाना चाह रहा हूँ, पैसे का उपयोग कहाँ करना चाह रहा हूँ, मैं किन जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हूँ और किन जिम्मेदारियों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। वो सब आपको समझ में आएगा जब आप
मेरा मानसिक स्तर समझोगे, आप मेरी दृष्टि समझोगे, और मैं पूरी तरह से सहमत और जागरूक भी हूँ इस वास्तविकता से कि पैसे जीवन की ज़रूरतों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की ज़रूरतें जीवन से इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, है ना। और हम सब अपनी ज़रूरतों में ही जीवन को फंसा दिया है। हम जीवन की गहराइयों पे कभी उतरे ही नहीं। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक परिवार बना लिया है और उसी पे जी रहे हैं। तो चलो इस वीडियो में आपको सुनाता हूँ अपने नौकरी, पैसे, यात्रा और खुद के निराकार होने की कहानी। तो ये शुरू होता है कॉलेज से, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी कहानी ऐसे एक फ़िक्स पॉइंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं उस ट्रांजिशंस को बनाने में। तो कॉलेज से ही शुरू करते हैं। मैं कॉलेज में एक एवरेज स्टूडेंट था एकेडमी में, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग जो कंप्यूटर का मेन कोर होता है उसमें मैं काफ़ी अच्छा था। मैं खुद नहीं बोल रहा, मुझे तो नहीं पता मैं कैसा था, मैं बस था जैसा था, है ना। लोगों ने बोला कि भैया ये काफ़ी अच्छी स्किल्स है ना, द वे यू थिंक, द वे यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स। सो इन बेसिस पे चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मैं एक अच्छा बच्चा था। लेकिन इत्तेफाक से कॉलेज में सबकी प्लेसमेंट हो गई सिवाय मेरे, और रीज़न ये था कि मैं उनमें कई लेयर्स होते हैं प्लेसमेंट क्लियर करने के। आपको एप्टीट्यूड देना पड़ता है, कई इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, तो ज़्यादातर मैं एप्टीट्यूड क्लियर नहीं कर पाता था। फिर उसके बाद जिनमें ये क्लियर भी हुआ, और इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनकी कंडीशनिंग्स को मैं सेटिस्फाइड नहीं करता था, है ना। वो मुझसे पूछते थे कि भाई तुम क्या काम कर सकते हो। मैं बोलता था कि मैं क्रिएटिव काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा, और वो पूछते थे कि अगर हमारी कंपनी में क्रिएटिव नहीं हुआ, रिपीटेटिव काम हुआ तो करोगे, इतने पैसे देंगे। मैंने बोला शायद मैं छोड़ दूँ, तो मुझे सेलेक्ट ही नहीं करते थे। और ऐसे तैसे करके कॉलेज की पूरी प्लेसमेंट ख़त्म हुई और मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई। और ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था मेरे लिए उस वक्त, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। घर का सारा पैसा मेरी कॉलेज फ़ीस में लग चुका था। कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट भी नहीं हुई थी। मम्मी पापा को पता चल चुका था कि सबकी प्लेसमेंट हो गई है सिवाय मेरे, तो वो लोग काफ़ी दुखी थे। छोटे वाले भाई का फ़ोन आता था कि मम्मी रोती रहती थी इस चीज़ को सोच सोचे कि अब आगे क्या होगा फैमिली का। और उसी दौरान कॉलेज के हम 5-6 बच्चों ने मिलकर एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। 2018 में काफ़ी बूम हुआ था क्रिप्टो करेंसी। फिर कुछ तो ऐसा हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। सारे जो उनके अकाउंट्स थे वो सारे सीज हो गए, तो कंपनी हमारी बंद हो गई। और एक दिन कंपनी के जो मेरा ही दोस्त था जो ओनर था, उसने मुझे मैसेज किया कि सलील यू हैव टू लीव द प्लेस। एंड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी बिकॉज यू नो, बिना मुझसे पूछे, मान लो कोई हो रही होगी शिकायत, एटलीस्ट मुझसे बात करके इस निर्णय तक पहुंचना चाहिए था। यू जस्ट डायरेक्टली सेंड मी द मैसेज दैट यू हैव टू लीव द प्लेस। एंड रात को उस वक्त 9-10 बज रहे थे। मैंने उसी वक्त वो घर छोड़ दिया और कुछ कपड़े लेके वहाँ से निकल गया। पुणे की बात है, खराड़ी की, और मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि कॉलेज जस्ट ख़त्म हुआ था, सारे बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी थी, सब घर चले गए थे छुट्टी में, तो पुणे में कोई था भी नहीं। तो खराड़ी से 20 किलोमीटर दूर डिगी हिल पड़ता है। मैं रात को ही पैदल खराड़ी से डिगी हिल चला गया और रात को उसी हिल्स पे सोया। वो उस पहाड़ पे मैं हमेशा जाया करता था शाम को कॉलेज के टाइम, तो है ना। फिर धीरे धीरे कॉलेज में कुछ अच्छे दोस्त भी थे जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी था। तो उनमें से एक था तुषार, उसने मुझे कांटेक्ट दिया अनुपम राठा का, जो मलेशिया में एक स्टार्टअप कर रहे थे। उसने बोला कि सलील मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, शायद तू ट्राई कर ले, शायद तेरी हेल्प हो जाए, तू सेलेक्ट हो जाए ना। मैंने मैसेज कर दिया और इंटरव्यू के लिए कॉल आया। तो ये सबसे अजीब कॉल था क्योंकि बाकी सब ये चेक कर रहे थे इसे आता है नहीं आता है ना। मैं ज़्यादातर टाइम ऐसे रहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है ना। तुम मुझे बोलोगे कि ये बताओ तो मुझे नहीं आएगा, तुम मुझे एक समस्या दे दो, मैं उससे बेटर तरीका ढूंढ के दे दूँगा तुमको। तो
अनुपम राठा ने बोला यार तेरे रिज्यूमे में तूने लिख रखा है कि तू पुणे के सारे कॉलेजों में प्रोग्रामिंग के इवेंट्स, कोडिंग के इवेंट्स जीत रखे हैं, बट इस बेहतरीन कॉलेज से तेरी प्लेसमेंट कैसे नहीं हुई? तो मैंने बताया कि यार सर ये समस्या है, मैं इंटरव्यूअर्स को पसंद नहीं आता और दूसरा एप्टीट्यूड क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन जो रिज्यूमे में लिखा है वो सही है। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, मेरे कंपनी में एक समस्या है ये तू उसे अगर सॉल्व कर दिया तो मैं तुझे हायर कर लूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है। और ये इंटरव्यू लगभग 1 महीने चला मेरा, और उसके बाद जब मैं सेलेक्ट हो गया तो पैसे की बात आई, तो पैसे भी ऐसे दिए गए कि भैया तेरे को इतनी सैलरी मिलेगी लेकिन तेरा खर्चा है उतना ही, है ना। ये भी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई क्या कैसा, मतलब कैसे कोई इंसान सेंड कर सकता है कि तेरी सैलरी उतनी है लेकिन तेरे खर्चे भी उतने हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है सर, मैं एक दूसरे सीनियर से बात कर लेता हूँ और जैसा होगा फिर मैं बताता हूँ आपको। तो उनसे बात किया, वो भी उसी कंपनी में काम करते थे, मलेशिया में ही, है ना, कॉलेज सीनियर ही थे। तो जिस तरीके से उन लोगों ने बात किया मुझसे, वो इतना अच्छा था कि मैंने बोला यार चलो ठीक है, कोई ज़्यादा पैसे सेविंग वो भी नहीं हो रही है, एटलीस्ट विदेश घूम के आ जाऊँगा। और मैं इंडिया में रहना भी नहीं चाहता था क्योंकि मैं एक नया वातावरण की इच्छा कर रहा था। तो फिर मैं चला गया मलेशिया। मैंने सारे दोस्तों को ब्लॉक कर दिया 3 सालों तक, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, किसी की ना तो मैं खबर ले रहा था, ना ही किसी को मेरे बारे में कोई खबर पड़ रही थी। तो जो कॉलेज का सलील था मैंने उसको वहीं पुणे में ही कॉलेज में ही छोड़ के चला गया था मलेशिया, और एक नए सलील का निर्माण कर रहा था। और वास्तव में ऐसा हुआ भी, और ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, हर्ट्स थे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनकी वजह से मुझे लगा कि मैं यार ये कर दूंगा तो मैं शायद वहाँ हल्का महसूस करूँ, और हुआ भी। और इस प्रोसेस के दौरान वहाँ एक नया सलील बिल्ड हुआ, है ना, जो वहाँ की चीज़ों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा था, और वो कंपनी में भी काफ़ी अच्छा कर रहा था, अपनी जॉब में भी। और जॉब ऐसा नहीं था कि कोई बुरी जॉब है ना, उसकी मनपसंद की जॉब थी, रिसर्च करना, नई चीज़ों का आविष्कार करना, नए तरीक़ों का आविष्कार करना, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में, है ना, वो लोग जो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को अपना परिवार ही मानते हैं। तो इस बीच में काम करना इतना अच्छा होता है कि आप पैसे की परवाह ही नहीं करते हो। और उस वक्त के सलील को काफ़ी मज़ा आ रहा था, उसको लग रहा था कि ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, और वो कर भी लेता था ये सारी चीज़ें। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने नोटिस किया कि यार इससे जो बाकी लोग हैं वो लोग हर्ट हो रहे हैं, टीम ब्रेक हो रही है, क्योंकि मैं अगर ये भी काम कर रहा हूँ और वो भी काम कर दे रहा हूँ तो वो जो टीम है वो लोग अपने आप को इंसर्टेड महसूस करते थे। तो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया मेरा, है ना। फिर कोविड लगा तो लोगों की सीमाएं दिखना स्टार्ट हो गई, सब के डर दिखने स्टार्ट हो गए। तो मुझे लगा यार कि ये यहाँ भी लाइफ अच्छी है लेकिन सीमाएं हैं इनकी, है ना। कई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ ये भी सीमित महसूस करते हैं, है ना। अब जब मुझे ये दिखने लग गया तो मुझे बाकी सारी चीज़ें कमज़ोर दिखने लग गई। तो फिर मैं खुद से बोला कि अब मैं नहीं चाहता था कि मेरा नेक्स्ट ईयर भी सेम वैसा ही जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2021 को अपने लाइफ का सबसे शानदार साल बनाऊंगा। और तो फिर क्या था, 26 दिसंबर 2020 मैंने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आइलैंड नॉर्थ बोर्नियो, साबा, जो कि खुद एक मलेशिया का पार्ट है। रूम में जो पूरा सामान भरा था, कपड़े, जूते और ये फैंसी थिंग, सब मैंने छोड़ा। जितना एक बैग में कपड़े आए, रनिंग के कुछ टी शर्ट्स, लैपटॉप और चार्जर, उतना रखा और सब कुछ छोड़ के मैं निकल गया कोविड के टाइम पे ट्रैवल पे, और एक आइलैंड पे पहुंचा। आइलैंड लॉकडाउन की वजह से पूरा बंद पड़ा था, तो नेचर का एक ऐसा पर्सपेक्टिव देखने को मिला मुझे कि जैसा पूरा का पूरा वातावरण स्थिर है और सिर्फ मैं मूव कर रहा हूँ और कुछ मेरे जैसे कुछ और जीव मूव कर रहे हैं। और एक दिन मैं बीच में था, वहाँ पे एक इंसान मिला मुझे, मॉन्क, जो 5-6 सालों से उसी जंगल में रहता था। उसने पता नहीं कुछ देखा मेरे अंदर और उसने मुझे अपने घर में इनवाइट किया। और पहली बार उस व्यक्ति ने स्पिरिचुअलिटी की बात की। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि एक फील्ड एग्जिस्ट करती है थिंकर्स की, जिसे स्पिरिचुअलिटी या फिलॉसफी कहते हैं,
है ना। उससे पहले मैं इन चीज़ से पूरी तरह से अनअवेयर था। और जब इस चीज़ के बारे में उस बंदे ने मुझे बताया, है ना, तो पहली बार मैं कॉन्शियसली जिन चीज़ों को मैं हमेशा अपने अंदर ऐसा डाउटफुल तरीके से महसूस करता था, उनको सही देखना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे धीरे धीरे मेरे अंदर मेडिटेशन का जन्म हो गया। मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई मेडिटेशन मुझे सिखा दे। उसने बोला सलील, आई एम सरप्राइज दैट यू ऑलरेडी नो इट। योर बॉडी रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, द वे यू मूव, द वे यू थिंक, द वे यू एक्ट, द वे यू वर्क, नो यू डोंट रियलाइज बट इफेक्ट ऑफ द मेडिटेशन इज ऑलरेडी देयर। देन मेरे भाई की बेटी का जन्म हुआ और देन एक नए क्वेश्चन की बिगनिंग हुई कि यार मेरे पास उसको सिखाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मैं इस स्टोरी में बहुत शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि मैं इतने ही इवेंट को बहुत मोटी बुक लिखी जा सकती है अगर सारी चीज़ें कंबाइन करूँ, लेकिन काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस आने लग गए कि यार मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है, काफ़ी अच्छे लोगों से मिला है, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी है ना। ज़्यादातर लोगों का जो सपना है वो मेरा जीवन वो मैं जी रहा हूँ अभी भी, लेकिन मैं अभी भी असहाय महसूस कर रहा हूँ। बच्ची को एक खुशी जीवन कैसे देना है वो मुझे नहीं पता। क्या है खुशी जीवन ये मुझे नहीं पता। ये सारे प्रश्न अब एक गहरा आकार ले चुके थे मेरे मस्तिष्क में, मेरे ध्यान में। और इस बीच जो जॉब थी मुझे वो काफ़ी लो महसूस होने लग गई, है ना, कि बहुत ही छोटा काम कर रहा हूँ। अब ज़रूरत नहीं है इस काम की, है ना। अब दूसरे काम मुझे करने चाहिए। जो दूसरे काम करने तक के पैसे हो चुके हैं मेरे पास, तो मैंने क्या है कि नौकरी छोड़ दी ताकि मैं इन विषयों पे और गहरी चिंतन कर सकूं। और होता ही था। फिर जैसे जैसे मेरा ध्यान गहरा होता गया, प्रकृति भी अपना खेल खेलती गई और, है ना, देन इन बीच बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस हुए जो आई डोंट वांट टू शेयर ऑल दिस थिंग। तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था मेरा। अब जो बचपन का कंफ्यूज सलील था वो अब ऐसे ब्रह्मांड में विलीन हो चुका था। और इसके बाद उसको अपने नए कामों के बारे में, नए जिम्मेदारियों के बारे में दिखना स्टार्ट हो गया। तो चलो ये है कहानी। और इसके बाद फिर मैं बाली पहुंचता हूँ, विवियन से मिलता हूँ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, है ना, कि ऐसा बंदा जब एक रिलेशनशिप में आता है तो बड़ी ही स्ट्रेंज स्टोरी होनी चाहिए। चलो शायद अगली वीडियो में वो भी प्रेजेंट करते हैं। बाय बाय।